ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हम अगर गिर रहे हैं तो ये कोई हारने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम उठ नहीं पा रहे हैं तो वो हारने वाली बात है। मैंने एक छोटा शॉर्ट वीडियो जो है वो भी डाला था यूट्यूब पर, अगर आपने देखा होगा। उसमें एक जो रनर है उसका मैंने एक आपको पिक्चराइजेशन दिखाया था। किस तरीके से जब रेस शुरू हो रही थी उस टाइम पर स्टार्टिंग में ही वो गिर गया। और अगर वो गिरा रहता ये सोचकर कि अब बाकी लोग तो मुझसे इतने आगे निकल गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि रनिंग में कितने आगे निकल जाते हैं। अगर वो ये सोचता कि नहीं अब तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, तो फिर वो कभी उठ नहीं पाता और वो कभी भाग नहीं पाता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बाकी लोग आगे निकल गए हैं, उसने ये सोचा कि मुझे आगे जाना है। जब हम ये सोचते हैं, ये एटीट्यूड रखते हैं, तो वो उठा एंड देन उसने रेस फिनिश की, और रेस फिनिश ही नहीं, वो जीता भी। तो हमेशा खुद को इतना कमजोर मत समझिए कि अब बाकी लोग इतने आगे निकल गए हैं तो क्या अब नहीं हो पाएगा। ऐसा अक्सर तब होता है कि जब हम सुनते हैं कि बाकी लोग जो है वो 2-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या मुझसे 6 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी? क्या मुझे 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी? क्या 4 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी? ये आप खुद पर भरोसा रखकर सोचिए, दूसरों का देखकर मत सोचिए कि दूसरों ने कब शुरू किया था। उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से शुरू किया था। हो सकता है कि कैपेबिलिटी जो है वो 3 महीने में आप एग्जाम क्लियर कर लो, 3 महीने के प्रिपरेशन पे आप एग्जाम क्लियर करो, क्यों नहीं हो सकता है? लिमिटेड सिलेबस है। और जो भी चीजें हैं, अगर अच्छे सोर्स से आप अगर रेफर कर रहे हो, एक ही सोर्स अगर आप रेफर कर रहे हो तो उतना ही सफिशिएंट होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि गिरना ये फेलियर नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना ये फेलियर है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे, और ऑल इन वन आपको यहाँ पर जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। मतलब बाकी कोई भी सोर्स आपको रेफर करने की, इवन एनसीईआरटी जो है वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम 29 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस पर नजर डालेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन है जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल देखने को मिलता है जो कि है डेल्टा प्लस के बारे में। देखिए क्या है कि अभी अगर हम इंडिया देखते हैं तो इंडिया में डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि नाम दिए गए तो डेल्टा वेरिएंट हमें देखने को मिला। और हम सभी को पता है कि जो वायरस है वो म्यूटेड भी होता है। म्यूटेड होने के चलते कि इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो निकला है। मतलब ये वायरस भी इस तरीके के वेरिएंट्स निकाल रहा है, जिस तरीके का आईफोन जो है वो लॉन्च हो रहा है उस तरीके का नजर आता है ना, प्रो मैक्स इस तरीके से। तो अब यहाँ पर डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस के चलते अभी बहुत सारी जगहों पर, मतलब इवन महाराष्ट्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे थे, वहाँ पर सब कुछ ओपन कर दिया गया था। लेकिन अभी डेल्टा प्लस जैसे ही उसके केसेस नज़र आ रहे हैं और ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके चलते फिर से जो महाराष्ट्र है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ला दिए गए हैं। तो क्या है ये डेल्टा प्लस, क्या हमें डरने की ज़रूरत है, वही चीज़ हम यहाँ पर एडिटोरियल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है ब्राज़ील में ओवर कोवैक्सीन परचेस। देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पर रफाल के बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, उसी तरीके से वहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये क्या है कंट्रोवर्सी, इसे हम जानेंगे। यानी यहाँ पर अमेरिका का फैसिनेशन ओवर यूएफओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एडिटोरियल पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ड्रोन रेस। देखिए ड्रोन जो है, अभी आप सभी को पता है कि ड्रोन एक अटैक हमें देखने को मिला है जम्मू। तो यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं, ये वाला एडिटोरियल देखते हैं, दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों को मर्ज करके हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं बन्नी, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ये वाला एडिटोरियल जो है वो भी हम कवर करने वाले हैं। मतलब आज अच्छे खासे एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर फिर हम देखते हैं, जैसे आइडियाज पेज हो गए, द हिंदू हो गया, उसमें एक भी एडिटोरियल हमें काम का नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एंगेजिंग दी वर्ल्ड लाइक चाइना, तो यहाँ पर उनके पॉलिटिकल सिनारियो को कंपेयर किया जा रहा है हमारे पॉलिटिकल सिनारियो में, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोलोगे सर जीएस पेपर 2 जो होता है उसमें कंपैरेटिव
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है यार, यहाँ पर ज़बरदस्ती की चीज़ें मतलब पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर चैलेंजेस जो है, यहाँ पर ई मार्ट के बारे में बात की जा रही है। ई मार्ट मतलब बोलने के वजह जो ई कॉमर्स है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी नहीं निकल रहे हैं। देन ये अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम द हिंदू देखते हैं तो द हिंदू में आज एक भी एडिटोरियल जो है वो ऐसा नहीं कि जो हमने कवर नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल अगर आप देखो एंड ये वाला एडिटोरियल अगर आप देखो, दोनों ही जो एडिटोरियल है वो सेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेडिशन हम सभी को पता है, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मैंने कई बार आपको बताया। आप सेडिशन लॉ बाय मयूर मोगरे डाल दोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, अगेन प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन हम सभी को पता है, जो एमएम एकेडमी पर इकोनॉमी के लेक्चर्स है उसमें प्राइवेटाइजेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, डिफरेंस क्या है, क्या यहाँ पर सिनारियो होता है, ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कीपिंग लाइव कन्वर्सेशन अबाउट एड्स, तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, एड्स जो है उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। देन यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट हमारे देश में करते हैं अलग अलग चीज़ों में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं निकल रहा है। अगेन यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं CAPF नॉमिनेट, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं निकल रहा है। तो वक्त ज़ाया करके मतलब नहीं है, मैं चाहूँ तो सभी एडिटोरियल्स आपको कवर करवा सकता हूँ, और आराम से जो वीडियो है वो 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो जो है वो मैं बना सकता हूँ। और 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा तो बट ऑब्वियस है कि पैसे भी उससे ज़्यादा मिलते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें आपका ही नुकसान है, आपका वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक एडिटोरियल को। ये सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उससे हमें डरने की क्या ज़रूरत है, कितना डरावना है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो डेल्टा है ये वेरिएंट है, और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमें देखने को मिलता है ग्लोबली। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब क्या होता है, VOC जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हालांकि, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसे कहा जाता है। तो जिसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हुई होती है, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो स्प्रेड होता है। जो डिसीज़ है काफ़ी सीवियर होता है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन वो सब करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। और जो एंटीबॉडीज़ है वो यहाँ पर ज़्यादा बनती नहीं है या फिर ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो यहाँ पर इतना सिग्निफिकेंट जितना बनना चाहिए उतना वहाँ पर नहीं होता है, रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। और जो ट्रीटमेंट होती है, जो भी ट्रीटमेंट दी जा रही है, वैक्सीन से बोलिए किसी भी चीज़ से बोलिए, उसमें हमें इफेक्टिवनेस में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए कोई दूसरा वेरिएंट है, वैक्सीन दी गई है, तो समझ लो कि 80% चांसेस है कि उसको कोरोना जो है वो सीवियर ना हो, लेकिन जब डेल्टा घुस जाता है शरीर में तो हो सकता है कि 50% जो है उतने ही चांसेस हो कि 50% चांसेस है कि भाई आप बहुत सीरियस जो है वो हो सकता है ना। जो डिटेक्शन फेलियर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि नहीं ये जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसमें हमें कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। डेल्टा प्लस यहाँ पर एडिशनल म्यूटेशन जो है ये इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जो डेल्टा था वो ग्लोब में हमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिल रहा था। जो डेल्टा प्लस है अभी अभी तो शुरुआत हुई है, तो इसे डेल्टा प्लस जो है इंडिया में वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है उसमें डाला गया है। और जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला जाता है तो अपने आप ही जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सारी चीज़ें वो इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो है क्या, जो हम यहाँ पर इतनी बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो ये क्या है। देखिए डेल्टा वेरिएंट या फिर जिसे B.1.612.7.2 ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड वेव के लिए, जो हमारे यहाँ पर सेकेंड वेव आई थी जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले थे और जहाँ पर डेथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की हुई, खासकर जो बेड्स है वो ना मिलने की वजह से, है ना, जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पर शॉर्टेज हमें देखने को मिला। और उसके बाद क्या होता है, कोई भी वायरस जो है अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। जब ये डेल्टा वेरिएंट है ये म्यूटेट होता गया और यहाँ पर AY.1 एंड AY.2 ये जो सम लीनिएज है उसको डेल्टा प्लस जो है वो कहा जाता है, और यहाँ पर एडिशनल म्यूटेशन जो है उसके हमें देखने को मिल रहे हैं डेल्टा के। तो डेल्टा प्लस जो है वो बेसिकली डेल्टा का ही एडिशनल वर्जन है या फिर डेल्टा का ही प्लस वर्जन है, उसे हम कहते हैं डेल्टा प्लस।
अब यहाँ पर डेल्टा प्लस जो है ये एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टा, यहाँ पर म्यूटेशन जो एक्वायर हुआ है जिसे K417N कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन में, तो उसके तहत हमें डेल्टा प्लस जो है फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। 4 ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें अल्फा देखने को मिलता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है। तो उसमें अल्फा हमें देखने को मिलता है, अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट सैंपल यूके, बीटा देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका, गैमा देखने को मिलता है ब्राजील एंड डेल्टा देखने को मिलता है इंडिया। अब उसका ये लीनिएज हमें देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम परस्पेक्टिव से। हाँ, आपको मैथ्स पैर में आ सकता है कि अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ये कौन कौन से कंट्रीज के हैं, तो यूके साउथ अफ्रीका ब्राजील इंडिया, ये चीज जो है वो आपको पता रहना चाहिए, आपको मैथ्स पैर में पूछा सकता है। तो यहाँ पर याद भी रखना काफी आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अल्फा ए है ना, सबसे ज्यादा शुरुआत जो है वो किसने की थी, ब्रिटिशर जो है उन्होंने सब पर कॉलोनाइजेशन जो है वो किया था, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ए शुरुआत किसने की है, यूके ने जो है वो शुरुआत की थी सब पर कॉलोनाइज करना, इतिहास थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, तो वहां पर उन्होंने किया था। देन उसके बाद जो बीटा है, यहाँ से बापू है ना, बापू कौन थे, गांधी जी, गांधी जी ने शुरुआत कहाँ से की थी, साउथ अफ्रीका जो है वहां से शुरुआत की थी, है ना। देन उसके बाद वो डेल्टा तो आप सभी को पता है, डेल्टा इंडिया का है। देन बचा गामा, गामा जो है वो ब्राजील का। इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब अल्फा ए से शुरुआत होती है अल्फाबेट्स की, तो ए अल्फा वहाँ वो क्या है, यूके, यूके ने सब पर राज करना शुरू किया था, यूके ने कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू किया। देन उसके बाद वहां पर क्या है, बीटा है ना, बीटा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से क्या है कि बापू जो है, बीटा मतलब पप्पू, पप्पू साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपनी इसकी शुरुआत की थी। अब वो और टेक्निकलिटी में नहीं जाना है कि बाबा हमारे यहाँ पर तो पोर्तुगीज ये सब याद रखने के लिए रखो, है ना, याद रखना है कैसे, जैसे याद रखना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है करंट रेट पर जो चल रहा है, क्या वो हमें इससे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसमें हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा वैक्सीनेशन चल कैसा रहा है और कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। बाय नो इंडिया जो है उसने 1 डोज एटलीस्ट 19% ऑफ द पॉपुलेशन को दिया है। सोचिए कब से वैक्सीनेशन चल रहा है, और एक डोज जो है 1 डोज, पहला डोज वो 19% लोगों को मिला है, और 19% में मैं अभी तक नहीं आया हूँ। पता नहीं आप आए हो नहीं, मैं अभी तक नहीं आया क्योंकि मुझे अब तक जो मतलब सारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर बुक बुक ही दिखा रहा है। एंड पॉपुलेशन एंड दोनों डोजेज जो है 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको मिला हुआ है। रेट ऑफ वैक्सीनेशन ये डबल हो गया है ओवर द लास्ट वीक, एवरेज 3 मिलियन टू 6 मिलियन पर डोज जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बोला है कि 1 डोज जो है कोविशील्ड का इज ओवर 70% इफेक्टिव है यहाँ पर सीवियर डिसीज को प्रोटेक्ट है। एक डोज भी अगर हम लेते हैं तो 70% इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर एक भी डोज आपने लिया हुआ है 70% जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर मिल रहा है, इफेक्टिवनेस देखने को मिल रही है। लेकिन डेल्टा प्लस जो है ये कंसर्न है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड्स किस तरीके के जा रहे हैं। ट्रेंड्स अभी मतलब एट प्रेजेंट अनक्लियर है, लेकिन स्टिल यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इफेक्टिवनेस है ये डेल्टा प्लस में काफी कम हो सकता है अगर आपने एक डोज लिया हुआ है तो। अब एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या यहाँ पर लेने की जरूरत है ये वेरिएंट के अगेंस्ट में, तो बिल्कुल मतलब क्या, डबल मास्किंग, जो यहाँ पर मास्क है उसको डबल तरीके से पहनना है, वैक्सीनेशन जो है वो आपको लेना है, जीरो टॉलरेंस जो है यहाँ पर जो कोविड बिहेवियर है उसके लिए जो आप रख रहे थे उसको बिल्कुल टॉलरेंट नहीं रहना है। मतलब समझ लो कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जो भी हाथ साफ रखना है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। और क्रिशियल जो स्टेप्स है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पर लेने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया एंड वैक्सीनेशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वैक्सीनेशन आप जल्द से जल्द लीजिए अगर अवेलेबल हो तो। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने लिया हुआ है। आप जब भी वैक्सीनेशन ले रहे हो तो आप आपका जो फोटो है वो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ टैग कर सकते हो, मैं भी आपकी स्टोरीज जो है वो मेरे स्टोरी पर पोस्ट कर दूंगा। तो इसीलिए आप जब भी वैक्सीनेशन ले रहे हो तो आप आपकी स्टोरी में आपका फोटो डालिए और मुझे टैग कीजिए कि वैक्सीनेशन आपने ले लिया है। देन आपका जो फोटो है, आपका जो स्टोरी है वो मेरे स्टोरी पर भी पोस्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा वैक्सीनेशन लेना, और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन लेने के लिए कहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी जो ब्राजील में हो रही है ओवर द बाइंग वैक्सीन फ्रॉम भारत बायोटेक। मतलब कौन से वैक्सीन की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर कोवैक्सीन जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। कोविशील्ड की बात नहीं की जा रही, कोवैक्सीन की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फेब्रुअरी डील टू एक्वायर 2 करोड़ डोजेस ऑफ भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन ऑफ 1.6 बिलियन। यहाँ पर क्या हुआ है, फ्राइडे को काफ़ी खतरनाक तरीके के विसल ब्लोअर्स हमें देखने को मिले हैं।
वहां पर पार्लियामेंट के पास, मतलब ब्राजील की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो है बोल्सोनारो उनको ब्लेम किया है। क्यों ब्लेम किया है? क्योंकि उनका ये बोलना है कि जो हम वैक्सीन, मतलब यहाँ पर कोवैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, देखिए कोवैक्सीन इंडिजीनियस इंडिया है ना, कोविशील्ड जो है वो मतलब बाहर भी काफ़ी जगहों पर रिकॉग्नाइज्ड है। वैक्सीन, ये थोड़ा आपको बैकग्राउंड जो है वो समझना ज़रूरी है कि जब भी वैक्सीन जो डेवलप की जाती है उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, है ना, फेज़ 1, देन फेज़ 2, देन फेज़ 3, अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे फेजेस के बाद जो वैक्सीन है उसको अप्रूव किया जाता है। अब कोई कोई वैक्सीन ऐसी होती है जो इमीडिएट इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस में उनको अप्रूव किया जाता है। अब यहाँ पर कोवैक्सीन जो है वो ऐसा है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज है जिन्होंने उसको ऑथोराइज नहीं किया है या फिर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कोविशील्ड अगर आप देखोगे तो उसको बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अब यहाँ पर कैसा है कि जब ब्राज़ील है वहाँ पर जो कोवैक्सीन दी जा रही है तो ब्राज़ील ने बोला कि हाँ हम इतने इतने डोजेज जो है वो लेने के लिए तैयार है। अब कंट्रोवर्सी पहली तो ये निकल कर आती है कि आप कोवैक्सीन ले क्यों रहे हो जब बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर उसको ऑथराइजेशन मिला हुआ नहीं है, रिकॉग्निशन मिला हुआ नहीं है। दूसरी चीज जो निकल कर आती है कि जितने में हम कोवैक्सीन ले रहे हैं उससे भी सस्ते में बाकी वैक्सीन देखने को मिल रही है, तो फिर आप वो क्यों नहीं ले रहे, कोवैक्सीन की तरफ भी क्यों जा रहे हो? तो ये दो मेन चीजें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब प्राइजेस जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है, बाकी जगहों पर दूसरे जो वैक्सीन है उससे हायर प्राइजेस में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो कंट्रोवर्सी क्या है यहाँ पे? मिरांडा जो है, जो विसल ब्लोअर है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली इनवॉइस जो रिसीव किया है वर्थ $45 मिलियन 30 लाख डोजेस के लिए, मतलब 3 मिलियन डोजेस के लिए इतना जो इनवॉइस उन्होंने लिया है। भारत बायोटेक इनिशियली उन्होंने ऐसा बोला जा रहा है कि कोट किया था प्राइजेस ऑफ 1.34 पर डॉलर्स पर डोज। ब्राजीलियन गवर्नमेंट जब उन्होंने अग्री किया $15 पर शॉट, तो इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो भारत बायोटेक है, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, हम यहाँ पर सभी को $15 to $20 पर डोज जो है वो दे रहे हैं, और उतना ही हमने कोट जो है वो ब्राजीलियन गवर्नमेंट को भी किया हुआ है। इसीलिए हमारा तरफ से कुछ ये नहीं है, और ब्राजीलियन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी यही बोला जा रहा है कि अब तक कोई आया ही नहीं, अभी तक कोई कंसाइनमेंट आया ही नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ों का मतलब क्या बनता है? ये सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो खैर अभी देखना होगा आगे क्या होता है, ये कंट्रोवर्सी वहाँ पर देखने को मिल रही है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रोन रेस के बारे में। अभी आप सभी को पता है, कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बोला यही जा रहा है इस एडिटोरियल के थ्रू कि इंडिया को ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम जो है उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी ड्रोन जो है उसे अटैक देखने को मिला है जम्मू में, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि ऑन द नाइट ऑफ जून 26-27 ड्रोन जो है, दो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यहाँ पर जम्मू एयरफील्ड पर ड्रॉप किए गए। एक एक्सप्लोड हुआ है नियर हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया, एंड दूसरा जो है एक्सप्लोड हुआ है 5 मिनट्स के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वहाँ पर। अब कुछ लोग हर्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज जो है वो इस अटैक की वजह से देखने को नहीं मिला है। तो अभी अटैक किया किसने है, किसके द्वारा अटैक किया गया है? तो जो आपको पता ही है यार, मतलब पाकिस्तान जो है उसके थ्रू ये अटैक आया है, और एलईटी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला है यहाँ पर। और पाकिस्तान का हाथ जो है वो तो बट ऑब्वियस है, रहेगा ही रहेगा, है ना। अभी हाल ही में हमने देखा है कि ग्रे लिस्ट जो है पाकिस्तान में उसको रिटेन किया गया है। पाकिस्तान ने बोला है कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, और इस तरीके के अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो कहाँ से कोई भरोसा कर लेगा पाकिस्तान पर? अब यहाँ पर अटैकिंग इनसाइड एन एयरफोर्स बेस, ड्रोन के थ्रू जब यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, आप खुद सोचिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर खड़े होते हैं। प्रॉब्लम्स खड़े वहाँ होते हैं जहाँ पर जो व्लॉगर्स बोलिए, वीलॉगर जो होते हैं, जो शादियों के फंक्शंस बोलिए, जो शूट होती है मूवीज़ की शूट वो बोलिए, जो वीडियो यूट्यूब वीडियोस होते हैं उसकी शूट्स के लिए बोलिए, जो ड्रोन्स है उसको उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ड्रोन्स को उड़ाया जाता है तो फाइन लगाया जाता है। ये तो आम नॉर्मल जगहों पर। सेंसिटिव जगह है जहाँ पर मिलिट्री बेस है, जहाँ पर इतना सेंसिटिव माहौल बना रहता है, वहाँ पर ड्रोन्स उड़ रहे हैं। और ये ड्रोन्स जो है उनकी भी कोई हाइट ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास या 1.5 किलोमीटर के आसपास उड़ रहे हैं, और वो अनडिटेक्टेबल रह रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। मतलब बेसिकली टारगेट किया जा रहा है इंडियन मिलिट्री एसेट्स को। ये एक्ट जो है ये अटेम्प्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, मतलब ऐसा
बोला जा रहा है और जिस तरीके से न्यूज़ में देखने को मिल रहा है यही हो रहा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो चल रही है उसमें इंस्टेबिलिटी लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और इंडिया की खुद की कैपेबिलिटीज जो है ड्रोन्स को डिटेक्ट करने की अभी तक उतनी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। इसका हमें रिग्रेट जो है वो ज़रूर रहता है। अटैक जो है सिग्निफिकेंट है दो कारणों की वजह से। पहला कारण तो ये है कि वन द मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड रेडीनेस फ्रंट। इंडिया जो है उसने यहाँ पर सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम ऐसे अटैक जो है फ्यूचर में उसको प्रिवेंट कर सकें। हर बार हमारा यही होता है कि अटैक हो गया उसके बाद आगे हमें ये बरतना है कि हाँ आगे इस तरीके के अटैक्स ना हो, जबकि ये जो ड्रोन अटैक है ये नहीं, ऐसे नहीं है कि बहुत ही नया कोई अटैक है, कोरोना वायरस जैसा कोई नया अटैक है, ये पुराना अटैक है। ये मतलब ये इसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। टेरर स्ट्राइक जो है ये क्रूशियल मूवमेंट पर आया है। दूसरे लिए सिग्निफिकेंट ये है, पहला तो ये कि न्यू दिल्ली जो है उसने यहाँ पर इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक एफर्ट जो उसके लिए हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान के साथ। दूसरा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टर्स जो है, लीडर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के, वो यहाँ पर दिल्ली मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर बातचीत में है। तो कन्वर्सेशन में यहाँ पर इंस्टेबिलिटी, यहाँ पर कुछ पीस जो है उसको ख़राब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब क्या किया जाना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में जैसे हर बार मैं होमवर्क देता हूँ आपको, तो इस बार इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए ड्रोन अटैक्स ना हो, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए हम आप बात करते हैं इट हैपेंड इन बन्नी। तो ये क्या है कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम जो है, नीड ऑफ द इकोसिस्टम टू सपोर्ट फॉरेस्ट राइट्स इन इंडिया। जो इंडिया में फॉरेस्ट राइट्स है उसको सपोर्ट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये पूरा मसला क्या है, तो थोड़ा बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो 14 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो उन्होंने एड्रेस किया यूएन हाई लेवल डायलॉग्स, जिस पर डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इस पर किया है। ये तीनों ही अगर हम देखते हैं, ड्रॉट जो है ये तो पूरा का पूरा हमारा डिजास्टर है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें हमने इसके बारे में कवर किया हुआ है। डेजर्टिफिकेशन है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वॉज ऑन ट्रैक टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 तक। लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन ये सब प्रॉब्लम्स होती है ना। उन्होंने ये भी कहा कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है हमें 2030 तक अचीव करना है। और बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हमें देखने को मिलती है। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने फिर से इसको रिकवर किया है। तो ये वन ऑफ एशिया का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। बन्नी जो है होम है टू द ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफलाइन है पेस्टोरल कम्युनिटी के लिए। अब देखिए ग्रासलैंड जो है उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। तो एशिया में क्या नाम दिया जाता है, ब्राज़ील में क्या बोला जाता है, यूएसए में क्या कहा जाता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लाइमेट चेंज और इन्वेजन जो है जूली फ्लोरा का एक स्पीशीज है जो नियरली 54% ग्रासलैंड को कवर करता है, उसने यहाँ पर यूनिक इकोलॉजी को सीवियरली यहाँ पर दबोच लिया था। आज अगर हम देखते हैं तो सिमिलर टू बन्नी ग्रासलैंड हमारे फॉरेस्ट जो है ये डिग्रेड हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मोर देन 40% फॉरेस्ट कवर जो है वो यहाँ पर ऑफन डिग्रेडेड है, ठीक है। और फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि फॉरेस्ट अगर हम रिस्टोर करेंगे तो अपने आप जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। जो कार्बन निकलता है, जो कार्बन इमिट होता है ना, हम बोलते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन होना चाहिए। तो नेट जीरो मतलब क्या होता है, नेट जीरो मतलब है कि हमारे अर्थ पर कुछ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप बियर अगर ले रहे हो, बियर पी रहे हो, आपकी बियर पीने की क्षमता है 2 बॉटल की, ठीक है, मतलब 2 बॉटल अगर आप पी रहे हो तो आपके शरीर में कुछ भी हलचल नहीं होगी। लेकिन अगर आप 10 पी रहे हो तो फिर आपका शरीर जो है वो डोलने लग जाएगा, है ना, हो सकता है गिर भी जाए। उसी तरीके से अर्थ का होता है, अर्थ की कुछ क्षमता होती है कार्बन को सोक करने की। अब ये जो है ये कहाँ कहाँ होता है, फॉरेस्ट वहाँ पर सोक करता है, ओशन सोक करते हैं, है ना। तो और अगर हम एक्स्ट्रा निकालते हैं तो उससे हम कहेंगे कि भैया क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बुरा असर हो रहा है। लेकिन नेट जीरो मतलब क्या, उतना ही कार्बन इमिट करो जितना हमारा अर्थ सोक कर सकता है। तो फॉरेस्ट जो है कार्बन सोक कर सकते हैं, फॉरेस्ट अपने अंदर कार्बन ले सकते हैं। और इसीलिए क्या है कि यहाँ पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो तो फॉरेस्ट का एक बेनिफिट है ही, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट की वजह से। अब यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको पता रहना चाहिए। एक्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स, ऑक्यूपेशन, फॉरेस्ट लैंड पर फॉरेस्ट ड्वेलर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं उनका,
है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो फॉरेस्ट राइट जो है यहाँ पर क्लेम किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, जो वहाँ पर काफ़ी जनरेशन से रह रहे हैं, एटलीस्ट 3 जनरेशन, 75 ईयर्स, प्रायर टू 13 December 2005। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट यहाँ पर दिसंबर 2005 प्राइमरी रिसाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड में, है ना। और उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि कंजर्वेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। और 4 टाइप के फॉरेस्ट राइट्स हमें देखने को मिलते हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है टाइटल राइट, दूसरा है यूज राइट, तीसरा है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, एंड चौथा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। टाइटल राइट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो राइट है टू ओनरशिप टू लैंड, यहाँ पर फार्म बाय ट्राइब्स, ठीक है, मैक्सिमम 4 हेक्टर्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूज राइट हमें देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो आ रहे हैं ग्रेजिंग एरिया ये सब के थ्रू यूज राइट यूज किए जा रहे हैं। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, उसमें रिहेबिलिटेट, इलीगल इविक्शन अगर हो रहा है, फोर्स रिप्लेसमेंट अगर उनका किया जा रहा है। एंड यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट है, मतलब यहाँ पर राइट टू प्रोटेक्ट, जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारे अधिकार है, राइट्स है, 4 टाइप के राइट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।